नमस्कार दोस्तों। मेरा नाम है डॉक्टर गोविंद मोयल और आज हमारे साथ में है आयुर्वेदिक सर्जरी के एक्सपर्ट, हमारे कलीग और राधा रमन आयुर्वेद मेडिकल कॉलेज में एसोसिएट प्रोफेसर के पद पे पदस्थ डॉक्टर अभय अहिरवार सर। आज हम जो लोग आयुर्वेद में सर्जरी को जानना चाहते हैं, जो लोग आयुर्वेद में मॉडर्न इक्विपमेंट्स का यूज होता है उनको जानना चाहते हैं, या फिर जो लोग आयुर्वेद में अपना कैरियर बनाना चाहते हैं, इवन जो नीट दे रहे बच्चे हैं वो भी इस पॉडकास्ट को देख सकते हैं, क्योंकि उनके लिए भी ये पॉडकास्ट एक मार्गदर्शन की तरह काम करेगा। आइए दोस्तों, शुरुआत करते हैं डॉक्टर अभय अहिरवार के साथ। नमस्कार सर। नमस्कार। कैसे हैं सर आप? बढ़िया बस। सर, मैंने आपसे बहुत रिक्वेस्ट करी, बहुत मिन्नतें करवाई आपने, तब जाके आप ये पॉडकास्ट करने के लिए, ये इंटरव्यू करने के लिए राजी हुए। तो आपको प्रणाम और आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मेरा जो इनविटेशन स्वीकार किया सर। थैंक यू सर। मैं भी बहुत आभारी हूँ आपका कि आपने मुझे अपने शो में बुलाया और कुछ नॉलेज शेयर करने का मौका दिया। बहुत उसके अच्छा लिए सर। मैं धन्यवाद प्रदान करता हूँ आपको। धन्यवाद। धन्यवाद सर। सर, मेरा आपसे पहला सवाल है। पहला सवाल ये है कि सबसे पहले तो आप मुझे ये बताइए कि आप, क्योंकि सर्जरी के मास्टर है ना, सर्जन है आयुर्वेद की, तो क्या आयुर्वेद में भी कुछ सर्जरी ऐसी होती है जिनको हम सर्जरी कह सकते हैं? ये आयुर्वेद हमारा सबसे प्राचीनतम ग्रंथों में से है। बेसिकली जी। भारतवर्ष में दो संप्रदाय होते थे। एक धन्वंतरी संप्रदाय जी। जिसमें सर्जरी पर काम होता था, और एक आत्रेय संप्रदाय जिसमें मेडिसिन का काम होता था। जी। तो पुराने समय से ही काल में ही सर्जरी हमारे यहाँ होती आ रही है। जटिल से जटिल सर्जरियाँ, जैसे अस्थमा की सर्जरी, हाइड्रोसील की असमरी मतलब कि स्टोन। स्टोन ओके। स्टोन की सर्जरी, हाइड्रोसील की सर्जरी, हर्निया की सर्जरी, ऑब्स्ट्रक्शन की इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन की सर्जरी, ये बहुतायत में होती थी। आचार्य सुश्रुत इनको बहुत ही अच्छे ढंग से संचालित करते थे। उनका वर्णन आज भी सुश्रुत संहिता में मिलता है। अच्छा, वो सुश्रुत संहिता में मिलता है और आप उनको आज भी परफॉर्म कर रहे हैं? जी। अच्छा, तो सर अब मुझे एक चीज बताइए कि ये जो सर्जरी आयुर्वेद में होती है, वो मॉडर्न सर्जरी से अलग होती है कि उनकी जैसी होती है? आज के परिप्रेक्ष्य में देखिए, जैसे साइंस डेवलप करता है, हमें उसके हिसाब से चलना पड़ता है। जी। तो जो सर्जरी है होती हैं वो आज के परिप्रेक्ष्य में ही, आज के इंस्ट्रूमेंट से ही होती है। अच्छा। लेकिन इनका जो इन्वेंशन हुआ है, ओरिजिन हुआ है, उसका बेसिक सुश्रुत संहिता से ही हुआ है। अच्छा। जैसे जितने भी अपना ये रॉयल कॉलेज ऑफ सर्जन है जो स्कॉटलैंड, एडिनबर्ग हाँ, में, एडनबर्ग, हाँ। वहां पे स्टेच्यू लगी हुई है आचार्य सुश्रुत की। अच्छा, वो अभी अभी रिसेंट एडवांसमेंट किया हाँ, तो उसमें मेंशन है कि उनको फादर ऑफ आयुर्वेद को सर्जरी कहा गया है। किया। और हमारे जो सर्जरी की रेफरेंस बुक है, हाँ। लव एंड बैली, हाँ। या बैली एंड लव कुछ भी कह सकते हैं, हाँ। उसमें भी जो प्लास्टिक सर्जरी का फादर बताया गया है हाँ। वो आचार्य सुश्रुत को बताया गया है। और उनने इस टाइप का मेंशन भी किया है कि वो पुराने समय में, प्राचीन काल में संसाधनों के अभाव में किस टाइप से सर्जरी परफॉर्म करते थे। पहले थोड़ा क्या है, कालखंड में जाएं तो बहुत डेवलप थी हमारी सुश्रुत संहिता और सर्जरी, और जटिल जटिल सर्जरियां होती थी, ये। सुश्रुत संहिता में मेंशन है। लेकिन भारतवर्ष पे आपको तो ज्ञात है, आक्रमण हुए, मुगलों का आक्रमण रहा, अंग्रेजों का आक्रमण रहा। कुछ धर्म धर्म संप्रदाय भी ऐसे थे जो सर्जरी को फॉलो नहीं करते हैं, जिससे हमारे ग्रंथ है ना खंडित हो गए। लेकिन अब एडवांसमेंट चल रहा है, धीरे धीरे रिसर्च चालू है। और बेसिकली अभी हमारा जो एनोरेक्टल में पाइल्स, फिस्टुला, फिशर। मेरा सवाल सर, अगला सवाल आपसे वही था कि सर, आयुर्वेद की सर्जरी है वो मतलब आज की डेट में किन किन डिजीज के लिए हमेशा हमेशा के लिए क्योर कर सकती है सर? हाँ, यही मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि जो रिसेंट में बहुत कॉमन डिसीज है हमारी लाइफ स्टाइल की, पाइल्स, फिस्टुला, फिशर, जिन्हें हम अपनी भाषा में बवासीर, बगंदर हाँ। कहते हैं। बहुत समस्या है सर, बहुत बहुत समस्या है। बहुत समस्या है। इसमें WHO ने जो हमारा छाल से ट्रीटमेंट होता है अच्छा। उसको एक्सेप्ट किया है कि उससे जो फिस्टुला का ट्रीटमेंट होता है वो बहुत बेनिफिशियल है, उससे रिकरेंसी रेट बहुत कम है। जी। फिस्टुला में रिकरेंसी, आप सर्जरी कराते हो तो रिकरेंसी रेट बहुत होती है। हम्म। उसके अलावा बेड रिटर्न रहना पड़ता है हाँ। पेशेंट को। कई कई हफ्ते तक घाव नहीं बढ़ता है तो बेड रिटर्न रहना पड़ता है।
कोई काम नहीं कर पाता है, दूसरों पे डिपेंडेंसी बढ़ जाती है। लेकिन एक खूबसूरती है हमारे आयुर्वेद की, जिसमें 4 सूत्र पद्धति से आप पेशेंट का ट्रीटमेंट करते हैं, तो सिर्फ उसको एक दिन रेस्ट करना पड़ता है जिस दिन हम सर्जरी करते हैं। उसके बाद वो अपने डेली के सारे काम कर सकता है, अपने रूटीन वर्क कर सकता है, अपने ऑफिशियल वर्क कर सकता है, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं रहती है। प्लस सबसे इम्पोर्टेंट चीज क्या होती है कि रिकरेंसी के चांसेस बहुत कम होते हैं। अच्छा, हीलिंग प्रॉपर होती है, और एनएस में जो डिफॉर्मिटीज हो जाती हैं, गड्ढे बन जाती हैं, डिफॉर्मिटीज हो जाती हैं, उनका स्ट्रक्चर बदल जाता है, वो भी मिनिमम होता है, जिससे वो बहुत इफेक्टिव है। और WHO ने उसको एक्सेप्ट किया है अपने उसमें ट्रीटिंग प्लान में एक्सेप्ट किए, प्रोटोकॉल में एक्सेप्ट किया है। और हमारे भारतवर्ष का जो सबसे बड़ा चिकित्सा का संस्थान है एम्स दिल्ली, वहाँ पे एक अलग से ब्रांच बनी हुई है। अच्छा, जिसमें 4 सूत्र किया जाता है पिछले फाइल्स पे, मतलब डेडिकेटेडली 4 सूत्र उसके लिए बैंक बनी हुई है। अच्छा सर, एक बात बताइए मुझे आप कि आपने अभी मुझे जिक्र किया कि 4 सूत्र के बारे में, तो इनमें हमारे बहुत सारे दर्शक जानना चाहेंगे आपसे कि एक्चुअल में ये 4 सूत्र होता क्या है, मतलब क्या है 4 सूत्र? 4 सूत्र एक मेडिकेटेड थ्रेड होता है जो जनरली सुई चीर, हाँ, अपामार्ग क्षार और हरिद्रा की कोटिंग से बनाया जाता है। उसमें हम 21 कोटिंग करते हैं। सबसे पहले सुई चीर की 11 कोटिंग करते हैं, तो अपामार्ग की 7 कोटिंग करते हैं, और हरिद्रा की 3 कोटिंग करते हैं। ओके, ठीक है ना। उससे एक थ्रेड बनाया जाता है, मेडिकेटेड थ्रेड, जो 4 सूत्र कहलाता है। अलग अलग टाइप के 4 सूत्र बनती है, लेकिन स्टैंडर्ड 4 सूत्र यही अभी अडॉप्ट किया हुआ है आयुर्वेद में। ये बहुत, इसका पीएच लगभग 9-10 के बीच में रहता है, तो ये अच्छा काम करता है। ओके, अच्छा सर, जब हमने अभी सर्जरी की बात कर ही रहे हैं और 4 सूत्र की भी हमने आपसे बात की है, तो इसके अलावा भी आप क्या बता सकते हैं और किस तरह की प्रोसीजर होती है सर्जरी में आयुर्वेद में? क्योंकि बहुत सारे लोग जब सर्जरी का क्वेश्चन आता है उनके सामने, जनमानस के सामने, इवन जब हम आयुर्वेद में नहीं आए तो हमारे सामने भी ये सवाल आता था, तो हमारे दिमाग में एक ऑपरेशन थिएटर होता था, उसमें बड़ी सी लाइट जल रही है, बहुत सारे सर्जन एक पेशेंट को घेरे हुए हैं, ग्रीन कलर के कपड़े पहने हैं, औजार दिख रहे हैं और सर्जरी चल रही है। तो क्या तो हम क्या आयुर्वेद में भी ऐसी सर्जरी देखने को मिलती है, या फिर इसके अलावा और कौन कौन सी प्रोसीजर हैं आयुर्वेद में जो रोगियों को मुक्त कर सकती है जटिल बीमारियों से? देखिए, आज के स्टैंडर्ड के हिसाब से आपको प्रोटोकॉल को फॉलो करना पड़ेगा। बिल्कुल, हाँ, स्टरलाइजेशन का बिल्कुल फॉलो करना पड़ेगा, तो वो सारी चीजें, कपड़े वपड़े, वो सब चीजें, हाँ, ऑपरेशन थिएटर आपको फॉलो करने पड़ेंगे, वो हम भी फॉलो करते हैं, इसमें कोई बुराई नहीं है। इसके अलावा आयुर्वेद में एक बहुत कॉमन है, जो वुंड हो जाते हैं, व्रण हो जाते हैं, घाव बन जाते हैं, जो भरते नहीं, डायबिटिक वुंड होते हैं, एब्सेस होती हैं, आर्टेरियल वुंड होते हैं, वेनस वुंड होते हैं। तो इनका क्या है, आयुर्वेद में बहुत अच्छा ट्रीटमेंट है। डीपीटी वगैरह का, एथेरोस्क्लेरोसिस वगैरह के कारण जो वुंड बनते हैं, इनका आयुर्वेद में बहुत अच्छा ट्रीटमेंट है। एक तो आपको जरूरत नहीं है कि आप पेशेंट को ओटी में सेट करो, पूरा तामझाम करो, सब चीजें करो। एक माइनर प्रोसीजर है जो माइनर ओटी में परफॉर्म किया जा सकता है। जो वुंड होते हैं हील नहीं होते हैं, जैसे डायबिटिक वुंड हो जाती है, बेड सोर हो जाती है, एक क्षार होता है, जैसे 4 सूत्र बनता है वैसे ही क्षार होती है औषधि, जो प्रिपेयर किया जाता है, जो जिसका एप्लीकेशन करने के बाद वो वहां पे डिब्राइटमेंट का काम करती है। प्लस जो अपने डेड टिश्यू होते हैं उनको निकालती है, साथ में हेल्दी टिश्यू जो होते हैं उनको इंड्यूस करती है हीलिंग के लिए। अच्छा, और इसमें सबसे इम्पोर्टेंट बात है, डिसइंफेक्टेंट का भी काम करती है, जिसकी वजह से आपको बहुत ज्यादा बीटाडीन वगैरह या डिसइंफेक्टेंट की ड्रेसिंग करने की जरूरत नहीं पड़ती है। और इसके अलावा क्या होता है, क्षार का जो अपना गुण है हीलिंग का, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, जिससे हीलिंग बहुत फास्ट होती है। अच्छा, मतलब कि अभी आपने बोला 4 सूत्र, उसके अलावा एक क्षार भी होता है। क्षार भी होता है। इसके अलावा जो इनकी बेसिक कॉज होती है, जैसे डायबिटिक वुंड है, वीनस वुंड है, या आर्टेरियोस्क्लेरोसिस होती है, या वेरिकोज वेन होती है, इनमें आप जलों का लीच थेरेपी कहते हैं जिसको हम आज के जमाने में, उसका उपयोग करते हैं, जिससे कि क्या होता है कि रूट कॉज पे काम होता है। अच्छा,
तो वुंड दोबारा नहीं होते। लीच थेरेपी है। लीच थेरेपी का यूज करते हैं, जिससे वुंड दोबारा नहीं होते हैं। हम्म, जो वेरिकोज वेन, हाँ, अथेरोस्क्लेरोसिस यस, में जो आर्टरीज में जो कोलेस्ट्रॉल जमा हो जाता है ना, हाँ, वो उसको हटाने का काम करती है, उसको डिजोल्व करने का काम करती है। लीच, हमारे वेन्स में जो बाल्व होते हैं, हाँ, जो खराब हो जाते खराब हो हैं, जाती जिनकी वजह से वापस ब्लड हार्ट में नहीं पंप हो पाता है, है। हाँ, अपन उस पे काम करते हैं, तो उनकी एक्टिविटीज तक को वो एक्टिवेट कर देती है, अच्छा, जिससे कि वेरिकोज वेन का हम्म, ट्रीटमेंट होता है। ओके, तो आपको इसके लिए बहुत बड़ी सर्जरी करवानी नहीं नहीं करानी कोई पड़ती है। आवश्यकता नहीं। आप खर्चा भी बचता है, टाइम भी बचता है, हाँ, और दूसरे कॉम्प्लिकेशंस भी बचते अच्छा सर, मेरे मन में एक और सवाल उठ रहा है कि जैसे मान लीजिए आपने सर्जरी के बारे में बताया मुझे, है ना, कि सर्जरी में एनोरेक्टल सर्जरी अच्छी होती है ना, और आपने जो वुंड्स की बताई, आपने डीवीटी के बारे में बताया जिसको डीप वेन थ्रोम्बोसिस कहते हैं, इस प्रकार की आपने प्रोसीजर बताई जो मुझे लग रहा है काफी कारगर है। हैं। मैं थोड़ा और प्रकाश डालना जी, चाहता हूँ आयुर्वेद की सर्जरी पे। जी, आयुर्वेद की सर्जरी में आचार्य सुश्रुत ने बहुत डीपली एक्सप्लेन किया है। ठीक है। आप एक मर्म चिकित्सा होती है, हाँ, मर्म चिकित्सा होती है, मर्म होते हैं हमारे शरीर में, हम्म, मर्म बताए गए हैं। ऐसा बताया गया है कि वहां पे चोट लगने से या तो मृत्यु हो सकती है, मृत्यु समय पीड़ा होती है, या हाँ, डिफॉर्मिटी हो जाती है। हाँ, उन सबको बचाते हुए आपको सर्जरी हाँ, करनी है। तो मतलब इतना सूक्ष्म ज्ञान। सूक्ष्म ज्ञान बताया हुआ है कि आपको वो पार्ट्स बताने बचाने हैं जिससे डैमेज हाँ, ना हो, आपका मिनिमम लॉस हो। हाँ, इसके अलावा आचार्य सुश्रुत ने बहुत सारी चीजें ऐसी बताई हुई है कि आप उनको कंपेयर नहीं कर सकते, कि उनने ब्लड शोक की अवस्थाओं के अनुसार ट्रीटमेंट बताया हुआ है। इन्फ्लामेशन जिसे हम आज के समय में बोलते हैं, जो आगे चल के एफिन बनती है, हाँ, उनकी 3 अवस्थाएं होती है, तो उनने अवस्थाओं के हिसाब से उनका ट्रीटमेंट बताया हुआ है। ठीक, ऑपरेशन तो अंतिम विकल्प है भैया। हाँ, आप ऑपरेशन तो सबसे लास्ट में कराओगे, हाँ, उससे पहले आप और ट्रीटमेंट करा सकते हाँ, हो। बहुत सारे क्रोनिक हाँ, पेन होते हैं, दर्द होते हैं, उनके लिए अग्निकर्म नाम की चिकित्सा बताई हाँ, हुई है। हाँ, मतलब इंस्टेंट रिलीफ है, हाँ, आदमी को चुटकियों में आराम मिलता है। बिल्कुल, तो ये सर्जरी के अंदर तभी आएगा जब आप एनाटॉमी पढ़ेंगे। ठीक है, सारी चीजें अच्छे से पढ़ेंगे। हम्म, और जैसे आपको एलोपैथी में भी अगर सर्जन पढ़ना होता है, तो एनाटॉमी का ज्ञान होना बहुत जरूरी जरूरी होता है। है। तो आपको आयुर्वेद में भी एनाटॉमी का ज्ञान ठीक है। होना चाहिए। आचार्य सुश्रुत ने कोई भी सर्जरी करने से पहले, उसके लिए सर्जरी करने से पहले क्या क्या प्रिपरेशन, क्या क्या तैयारी करनी है, उनका विस्तृत में अलग से एक अध्याय का वर्णन किया हुआ है। तो ऐसा नहीं है कि आयुर्वेद में सर्जरी होती थी तो ऐसे ही होती हाँ, थी, तो उन्होंने कहा कि उठा के सर्जरी कर दो, हाँ, तो ऐसा नहीं होता था। बिल्कुल, एक प्रॉपर मैनर में होती थी। बिल्कुल, पहले दूर कर्म होते हैं, हाँ, जिन्हें प्री ऑपरेटिव बोलते हैं। हम आपके यहाँ तो खाना खिलाने यस, से लेके रोकने से लेके क्या क्या करना पड़ता है अपने मॉडर्न में। हाँ, लेकिन आचार्य सुश्रुत ने तो ये तक बताया है कि किस व्यक्ति का किस पोजीशन में किस साइड सर करके, कौन सी साइड सर कर करके, पैर करके हाँ, इसको फायदा मिलेगा। हाँ, दिशाओं के हिसाब से दिशाओं के हिसाब से दिशा से यार, पेशेंट को आपको रखना बिल्कुल, पड़ेगा। बिल्कुल, 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 उनने इवन ये तक बताया है कि वैद्य को किस साइड खड़े होके कौन सी सर्जरी परफॉर्म करनी चाहिए। करनी चाहिए। तो एक सूक्ष्मतम ज्ञान है। हाँ, ये तो हमारी बदकिस्मती रही कि मुगल आए, अंग्रेज आए, उनने हमारे शास्त्रों को खंडित कर दिया, नुकसान कर दिया, जिसके द्वारा ग्रोथ थोड़ी धीरे हो रही है। लेकिन हम मेहनत करेंगे, बिल्कुल, और करें। यस, आज हम एनोरेक्टल में आए। हाँ, हम्म, आज जो आप लेप्रोस्कोपी सर्जरी होती है, हाँ, वो हमारे यहाँ नाड़ी यंत्र हाँ, का पूरा बिल्कुल, 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 कॉन्सेप्ट बताया हुआ है। मैं यंत्र डिस्क्राइब पूरे नहीं यंत्र था मैं। संच बताए हुए हैं। यस, यस, इवन आपके यहाँ तो इंस्ट्रूमेंट, एलोपैथी में इंस्ट्रूमेंट होते हैं, हमारे यहाँ तो उनने यंत्र और शस्त्र अलग करके बताए हैं। तो ब्लंट अलग होते हैं, हाँ, सात अलग होते हैं। हाँ, ठीक है, उन कौन से इंस्ट्रूमेंट को कहाँ पकड़ना है, कौन से इंस्ट्रूमेंट का कहाँ यूज करना है, हाँ, इन सब का सूक्ष्मतम ज्ञान दिया हुआ है। इवन आदमी
तो इंसिजन कितना देना है उसमें इतनी बताया गया है कि आपको जो बाल होता है हाँ। उससे आधा तक इंसिजन के बारे में बताया गया। तो आप इस चीज से पता लगा सकते हैं कि बाल का आधा इंसिजन लगाने के लिए अगर बताया गया है तो कितना सूक्ष्म ज्ञान बताया हुआ है। बिल्कुल। और बाल की खाल उतारने वाली बात हो गई। बाल की बात हो गई, तो बहुत डिटेल में बताया बिल्कुल। हुआ है, धीरे धीरे ग्रो कर रहे हैं। और ऐसा नहीं है कि हम मॉडर्न इंस्ट्रूमेंट को नहीं अडॉप्ट करते हैं, वो आज की रिक्वायरमेंट है, हमको अडॉप्ट करना चाहिए। और हमारे यहाँ एक छोटा सा ड्रॉबैक है, हमारे यहाँ भी हाल फिलहाल में एनेस्थीसिया और एनाल्जेसिक का वो डेवलपमेंट नहीं हुआ है। तो मैं ये नहीं मान सकता कि जो सर्जन इतनी सर्जरियां करता होगा उसने एनेस्थीसिया नहीं दिया दिया होगा। दिया होगा और ग्रंथों में एक मोह चूर के बारे में वर्णन भी मिलता है, लेकिन सिर्फ नाम मिलता है। तो एक विलुप्त हो गया है जो हमको खोजना है। तो बहुत ही सूक्ष्म हर तरीके की सर्जरी का वर्णन आचार्य सुश्रुत ने किया हुआ है। धीरे धीरे हम आगे बढ़ रहे हैं कि हमारे यहाँ तो फ्रैक्चर के बारे में भी उस टाइप से आपको बैंडेजिंग करनी है, ये तक बताया हुआ है। हाँ, और उस समय तक ये तक बताया है आचार्य सुश्रुत ने कि किस ऋतु में कितने दिन तक आपको बैंडेज बांध के रखना है। ग्रीष्म ऋतु में आपको दिन में 2 बार बैंडेज करनी, शरद ऋतु या अपना ठंडी वाली ऋतु में, बसंत ऋतु में 3 दिन में बैंडेजिंग करनी है, वर्षा ऋतु में 1 दिन में बैंडेजिंग करनी है। ठीक है, कहाँ पे आपको टाइट बांधना है, कहाँ पे आपको शिथिल बांधना है, ये सारी चीजें बताने के बाद ही सुश्रुत संहिता का पूरा वो डेवलपमेंट हुआ है। उसमें एक एक चीज बताई हुई है, लिवर आइज की सर्जरी, कैटरेक्ट की सर्जरी, नाक की सर्जरी, पहली राइनोप्लास्टी। राइनोप्लास्टी मैं आपको बता रहा हूँ कि आज ये समय जो अपन कोशिश कर रहे हैं ना कि दूसरों के ऑर्गन्स या दूसरे जानवर के ऑर्गन्स हमारे यहाँ शिफ्ट हो जाए, ये इसका उल्लेख हमारे ग्रंथों में मिलता है। इसको लोग पढ़ के हंसते हैं कि क्या दूसरे जानवर के ऑर्गन भी हमारे काम करेंगे। आज उसकी खोज चल रही है, जो आज हंसते थे आज वो कह रहे हैं कि उसकी खोज चल रही है। प्लास्टिक सर्जरी को सर इतनी बारीक बताई गई है कि अगर किसी का नाक नहीं है तो राइनोप्लास्टी कर दो, कान नहीं है तो ओरोप्लास्टी कर दो, कोट नहीं है तो चीरियोप्लास्टी कर दो। सारी चीजें बहुत ही माइन्यूट बताई गई है, सुश्रुत संहिता में बहुत बताई गई है। कैटरेक्ट की सर्जरी बताई गई है, ट्राइकोमा में क्या ट्रीटमेंट देना है ये बताया हुआ है। उनने अलग 76 अलग डिसीज बताई हुई है आँख की, जिसमें सर्जरी के लिए उनने जो बताए हुए हैं वो अलग बताए हुए हैं, और जो मेडिसिन से ठीक हो सकते हैं वो उनका डिस्क्राइब अलग किया हुआ है। तो इतना ब्रॉड है, इतना ब्रॉड है सुश्रुत संहिता, बहुत ही ब्रॉड है। उसमें जितने भी अपने इवन सुश्रुत संहिता के सारे स्थान में आपका गायनी का भी बहुत अच्छा वर्णन मिलता है। पूरा आपका गेस्टेशन पीरियड, ऑब्स्टेट्रिक पीरियड पूरा मेंशन किया हुआ है। तो जो सर्जिकल पॉइंट ऑफ व्यू से है, चाहे आपका गायनी का हो, चाहे साला ENT का हो, चाहे ऑप्थेल्मोलॉजी का हो, जो भी सर्जरी का मैटर है बहुत ही याद में प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है आयुर्वेद सुश्रुत संहिता में। और एक कमाल की चीज है कि हमारे जो धन्वंतरी संप्रदाय वाले थे वो आंतरिक संप्रदाय में इंटरफेयर नहीं करते थे, और जो आंतरिक संप्रदाय के थे वो धन्वंतरी संप्रदाय के ट्रीटमेंट में इंटरफेयर नहीं करते थे। इवन वो पुराने जमाने में उनके साथ कर देते हैं कि भैया कि आपकी ट्रीटमेंट सर्जरी से होगा तो आप उनके पास जाते हैं ट्रीटमेंट करा लेना। तो आप इस चीज से भी हिसाब लगा सकते हैं कि उस समय की सर्जरियां होती थी और स्कोप कितना था, इसको कितना था। बहुत अच्छा, बहुत गहराई से सर आपने चीजें बताई है। आयुर्वेद में संहिता, आयुर्वेद में जो शल्य तंत्र है उसके बारे में इतना गहराई से आपने बताया है कि जो व्यक्ति इस इंटरव्यू को देखेगा, पॉडकास्ट को देखेगा, निश्चय ही उसको ये बातें ज्ञानवर्धन लगेंगी और बच्चों का भी ये मार्गदर्शन करेंगे, इवन जनमानस का भी ये मार्गदर्शन करने वाली बातें